हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। हेडिंग डालेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। बढ़िया टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे मेन चीज़ एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। लेटेस्ट अमेंडमेंट, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 में जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था डिवेंचर्स को लेकर, खासकर डीआरआर को लेकर, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार जरा कंटेंट देख लें कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। कंटेंट्स, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन कहते किसको हैं, पहले हम लोग ये पढ़ेंगे। नंबर 2, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन कैसे करते हैं, मतलब किन मेथड से करते हैं। नंबर 3, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर रिडम्पशन। जब रिडम्पशन होता है तो एंट्रीज कैसे बनती हैं। नंबर 4, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जिसको हम डीआरआर बोलते हैं, एंड डीआरआर इन्वेस्टमेंट। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एडिक्वेसी है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। मतलब रिक्वायरमेंट किन कंपनीज के लिए है और एडिक्वेसी क्या है, ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। यानी डीआरआर और डीआरआर इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि किसको बनाना है, कितना बनाना है, ये सब चीज़ें। और 5th में होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ये इस चैप्टर के कंटेंट हैं। आइए सबसे पहले मीनिंग ऑफ रिडम्पशन। मीनिंग ऑफ रिडम्पशन, तो मीनिंग ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन का मतलब क्या है बेटा। रिडम्पशन का बहुत सीधा सा मतलब है रीपेमेंट। रीपेमेंट मतलब पैसे वापस करना। अगर हमने कोई लोन ले रखा है, जब हम उस लोन का रीपेमेंट करते हैं, उस लोन को वापस करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन। यहां पर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब क्या है कि कंपनी ने पहले डिवेंचर इशू किए होंगे, और आप सबको पता है कि डिवेंचर इशू होने का मतलब क्या है। आप सबने इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ा होगा। इशू ऑफ डिवेंचर का मतलब है पब्लिक से लोन लेना, और जब कंपनी उसी लोन को वापस करती है पब्लिक को, दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो रिडम्पशन का मतलब होता है वापसी।
चाहे वो कैपिटल का वापसी हो, जैसे प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनकी कैपिटल वापस की जाती है। ऐसे ही डिवेंचर होल्डर को जब उनका अमाउंट वापस कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो आइए पहले इसका मतलब लिखते हैं। रीपेमेंट सीधा सा मतलब है रीपेमेंट, तो यहां लिखेंगे व्हेन अ कंपनी makes repayment of amount of debenture to debenture holder it is called redemption of debenture। it is called redemption of debenture। इसको हम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बोलते हैं। तो रिडम्पशन का मतलब है रीपेमेंट। ठीक है, अच्छा नंबर 2, सेकेंड पॉइंट में बात करेंगे मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन का मतलब तो समझ गए, अब इन रिडम्पशन को करते कैसे हैं, डिवेंचर को वापस कैसे करते हैं, डिवेंचर होल्डर को पैसे वापस कैसे किए जाते हैं। तो मेथड्स ऑफ रिडम्पशन, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन, मेथड्स। अच्छा, मेथड्स में पहले हम इसके दो पार्ट करेंगे। दो पार्ट में बेटा सबसे पहले हम लोग बताएंगे आपको, हम आपको बताएंगे रिडम्पशन बाय पेमेंट इन कैश। रिडम्पशन बाय पेमेंट इन कैश। अच्छा, दूसरा होता है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। अच्छा, रिडम्पशन बाय पेमेंट इन कैश, जब हम डिवेंचर होल्डर को कैश देते हैं, दिस इज कॉल्ड रिडम्पशन इन कैश। अच्छा, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन का मतलब जब डिवेंचर होल्डर को हम कैश नहीं देते बल्कि या तो इक्विटी शेयर दे देते हैं या प्रेफरेंस शेयर दे देते हैं या नए डिवेंचर दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। रिडम्पशन इन कैश का मतलब जब डिवेंचर होल्डर को कैश दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन बाय पेमेंट इन कैश। जब हम उनको या तो इक्विटी शेयर देते हैं या प्रेफरेंस शेयर देते हैं या फिर हमको नए डिवेंचर दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। ठीक है, अच्छा यहां पर लिखेंगे रीपेमेंट मेड इन कैश। अच्छा, यहां पर होता है व्हेन डिवेंचर्स आर converted into equity shares, preference shares, new debentures, it is called redemption
बाई कन्वर्जन। सीधा सा मतलब है, डिवेंचर होल्डर को बुलाया, उनको कैश दे दिया, दिस इज कॉल्ड रिडम्पशन इन कैश। डिवेंचर होल्डर को बुलाया, हमने कहा कैश नहीं है, या तो हमारे इक्विटी शेयर ले लो, या प्रीफरेंस शेयर ले लो, या न्यू डिवेंचर ले लो। मतलब पुरानी लायबिलिटी खत्म हो गई, उसके बदले में इक्विटी शेयर दे दिए, प्रीफरेंस दे दिए, या नए डिवेंचर दे दिए, मतलब कैश नहीं दिया। दिस इज कॉल्ड रिडम्पशन बाई कन्वर्जन। ठीक है, तो दोनों तरीके से रिडम्पशन होता है, कैश में भी होता है, कन्वर्जन में भी होता है। आइए, अब जब रिडम्पशन इन कैश जो है, इसके मैं और दो पार्ट करूंगा यहां पर, और दो पार्ट करेंगे। पहला पार्ट है इसमें रिडम्पशन इन लमसम। लमसम, अच्छा, रिडम्पशन इन लमसम। लमसम का मतलब होता है रीपेमेंट एट वंस। एट वंस मतलब सारे के सारे पैसे एक साथ दे दिए। जैसे मान लीजिए डिवेंचर का अमाउंट है 10 लाख, आपने पूरे के पूरे 10 लाख रुपए एक ही बार में पेमेंट कर दिया, डिवेंचर होल्डर को बुलाया, सबको 10 लाख रुपए एक साथ दे दिए। दिस इज कॉल्ड रीपेमेंट एट वंस या रिडम्पशन इन लमसम। एक होता है रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट, रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स का मतलब होता है रीपेमेंट इन पीसेस। पीसेस मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप रीपेमेंट कर रहे हो। जैसे 10 लाख के डिवेंचर हैं, आपने कहा इन्हें हम 5 बराबर बराबर किस्तों में पेमेंट करेंगे, यानी इस साल के एंड में 2 लाख, फिर अगले साल 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 2 लाख। इस तरीके से हम रिडम्पशन करेंगे। हम पूरे के पूरे 10 लाख रुपए एक साथ वापस नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, या एक बार 3 लाख दे दिए, एक बार 2 लाख दे दिए, एक बार 1 लाख दे दिए, फिर 4 लाख दे दिए। इस तरीके से करेंगे। दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट या रिपेमेंट इन पीसेस। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके जब आप पेमेंट करते हो। अच्छा, जो रिडम्पशन इन पीसेस होता है ना, जो रिडम्पशन इन पीसेस होता है, इसके भी हम 2 पार्ट करते हैं। 2 पार्ट, हाँ जी। इसका होता है रिडम्पशन बाई ड्रॉइंग ऑफ लॉट। रिडम्पशन बाई ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स। और दूसरा होता है रिडम्पशन बाई ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। तो रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन 2 तरीके से हो सकता है, रिडम्पशन बाई ड्रॉइंग ऑफ लॉट और रिडम्पशन बाई ओपन मार्केट ऑपरेशन। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, मैं आपको समझाता हूं पहले। रिडम्पशन बाई ड्रॉइंग ऑफ लॉट का क्या मतलब है? जैसे हमारे डिवेंचर हैं 10 लाख रुपए के, जरा ध्यान से समझना। 10 लाख के हमारे डिवेंचर हैं। अब ये 10 लाख के डिवेंचर मान लीजिए 5 लोगों के पास हैं, मिस्टर ए, बी, सी, डी, ई, सबके पास 2-2 लाख रुपए के हैं। वैसे ऐसा होता नहीं कि सबके पास एक जैसा ही अमाउंट होगा। मैं एग्जांपल के तौर पर मान लेता हूं कि 5 लोगों के पास ये डिवेंचर है और सबके पास 2-2 लाख है। अब हमने डिसाइड किया, हमने कहा हम भाई हर साल के एंड में 2 लाख रुपए का रिडम्पशन करेंगे। अब हमने जैसे ही अनाउंस किया हर साल के एंड में हम 2 लाख का रिडम्पशन करेंगे, तो ये 5 लोग हमारे पास पैसे मांगने पहुंच गए।
ए ने कहा भाई मेरे वाले 2 लाख मुझे वापस दो, बी कहता मेरे वाले दो, सी कहता मेरे दो, डी कहता मेरे दो, ई कहता मेरे दो। अब कंपनी किसको दे इनमें से? ठीक है, तो कंपनी एक तरीका निकालती है, कंपनी एक तरीका निकालती है जिसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग ऑफ लॉट। ये लॉटरी सिस्टम की तरह होता है। कंपनी 5 बंडल बनाएगी 2-2 लाख के, एक ए के नाम का, एक बी के नाम का, एक सी के नाम का, एक डी के नाम का, एक ई के नाम का। 2-2 लाख के 5 बंडल बना लिए और वो एक ड्रम में डाल दिए। उसके बाद डिवेंचर ट्रस्टी को बुलाया गया और डिवेंचर ट्रस्टी से कहा गया भैया एक बंडल उठा लो। जो बंडल उठाया उसमें मान लीजिए नाम आया सी का, तो सी को रिडम्पशन कर दिया जाएगा इस बार। तो पहले साल के एंड में सी का पेमेंट हो गया। अगर ए का आता तो ए को पेमेंट कर देते। ठीक है, सी का आया। अब कितने लोग रह गए? ए बी डी ई। नेक्स्ट ईयर जाकर अब 4 बंडल बनाए जाएंगे और ड्रम में डाले जाएंगे। एक उठवाया जाएगा। अब मान लीजिए ए का आ जाता है तो ए का पेमेंट हो जाएगा। पहले सी का हो चुका था, अब ए का हो जाएगा। अब 3 बंडल रह गए, बी डी ई। ठीक है, नेक्स्ट ईयर जाकर 3 बंडल डाले गए, डिवेंचर ट्रस्टी को उठवाया जाएगा एक। मान लीजिए इसका नाम आ जाता है, इसका पेमेंट हो जाएगा। फिर रह गए बी और डी। ठीक है, उसके बाद 2 बंडल डाले जाएंगे, एक उठवाया जाएगा। मान लो बी का नाम आ गया, बी को पेमेंट हो जाएगा। और लास्ट ईयर में जाकर अब कौन रह गया? लास्ट ईयर में डी रह गया, तो डी का पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो दिस इज कॉल्ड रिडम्पशन बाय ड्रॉइंग ऑफ लॉट। इसको हम लॉटरी सिस्टम भी बोलते हैं, लॉटरी सिस्टम। लॉटरी सिस्टम मतलब लॉटरी की तरह लकी ड्रॉ जो निकालते हैं ना, जिस तरीके से, उसी तरीके से कितना पेमेंट 2 लाख रुपए पहले साल के एंड में करने हैं, तो 2 लाख के बंडल बनाकर डाल दो भैया 5, और एक बंडल निकाल लो, जिसका नाम आ जाएगा उनको पेमेंट कर दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग बाय लॉट। ठीक है, अच्छा सर, फिर ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है ओन डिवेंचर परचेज एंड कैंसिल्ड। ओन डिवेंचर परचेज एंड कैंसिल्ड। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, देखो बेटा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, ए बी सी डी ई, ये 5 लोग हैं, इनके पास 2 लाख हैं, इसके पास 2 लाख हैं, इसके पास 2 लाख हैं, इसके पास 2 लाख के डिवेंचर है। अच्छा, डिवेंचर की अगर फेस वैल्यू है 100 रुपए, तो इसका मतलब 2000 डिवेंचर इसके पास होंगे, 2000 इसके पास होंगे, 2000 इसके पास होंगे, 2000 इसके पास होंगे, 2000 इसके पास होंगे। अगर सबकी फेस वैल्यू 100 रुपए है तो ठीक है, तो 10 लाख रुपए के डिवेंचर हैं टोटल। अब कंपनी का जो डिवेंचर होता है वो मार्केट में मान लीजिए ट्रेड हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है। सिक्योरिटी कंपनी की होती हैं, जो अगर लिस्टेड हैं तो ट्रेड होती हैं। तो मार्केट में ये डिवेंचर ट्रेड हो रहा है। अब अगर कंपनी ने डिसाइड किया कि हर साल के एंड में वो 2 लाख रुपए का रिडम्पशन करेगा। अब 2 लाख का रिडम्पशन जब वो करेगा तो एक रिडम्पशन वैल्यू जो होती है वो डिसाइडेड होती है। वो या तो फेस वैल्यू होती है या हो सकता है फेस वैल्यू से भी ज्यादा हो। मान लो जैसे 110 रुपए पे रिडम्पशन वैल्यू हो, कंपनी पहले ही अनाउंस कर देती है। पहले कब? जब डिवेंचर इशू करती है उसी वक्त बता देती है कि जब हम वापस करेंगे तो कितना पैसा वापस करेंगे। तो जनरली या तो फेस वैल्यू वापस की जाती है या प्रीमियम पर रिडम्पशन होता है। मतलब 110 वापस किए जाएंगे, 120 वापस किए जाएंगे, 125 वापस किए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए 110 रुपए वापस करने वाले थे हम, या फेस वैल्यू ही वापस करने वाले थे। कंपनी मार्केट जाती है और मार्केट में देखती है यार उसका जो डिवेंचर है वो 95 का बिक रहा है, यानी कंपनी का डिवेंचर मार्केट में 95 का बिक रहा है। अगर हम डिवेंचर होल्डर को पैसे वापस करेंगे तो 110 वापस करेंगे रिडम्पशन प्रोसेस के हिसाब से, लेकिन मार्केट में यही डिवेंचर 95 पर बिक रहा है। मैं मिस्टर ए के पास गया, मार्केट में ये मौजूद था। मैंने इससे कहा मैं कंपनी हूं, यानी मेरा ही डिवेंचर इस ए के पास है। मैं ए के पास जाता हूं
और ए से कहता हूँ ये डिवेंचर मेरे को बेचोगे? वो कहता है ठीक है मैं बेच देता हूँ। कितने का? वो कहता है मार्केट रेट 95 है, 95 में बेच देता हूँ। मैंने अपने ही डिवेंचर खरीद लिए, किससे? मिस्टर ए से। ठीक है, अपने ही डिवेंचर मिस्टर ए से खरीद लिए। अब जब मैंने उससे खरीदा तो मैं एंट्री बनाऊंगा ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और जरा देखिए 2000 इंटू 95 ये कितना हो जाएगा? 190। अब आप सबको पता है अगर कोई कंपनी किसी के दूसरी कंपनी के डिवेंचर खरीदती है तो उसको इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर बोला जाता है ना। यानी अगर मैं किसी के डिवेंचर खरीद लूं तो मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट है, कंपनी के लिए लायबिलिटी है। जो वो कंपनी है उसके लिए वो लायबिलिटी है, लेकिन मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ही मैं जब अपने ही डिवेंचर खरीद रहा हूं तो मेरे लिए ये हो गया इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर। मैंने अपनी ही कंपनी के डिवेंचर, मतलब मैंने अपने ही डिवेंचर खरीद लिए। मैं कंपनी हूं, मैंने अपने ही डिवेंचर खरीद लिए। अब देखिए 190 के मैं अपने ही डिवेंचर खरीद लाया। अगर हम अपनी बैलेंस शीट बनाएं तो हमारी बैलेंस शीट में ये डिवेंचर लायबिलिटी साइड में दिख रहे होंगे या नहीं दिख रहे होंगे? 2 लाख। वैसे तो 10 लाख दिख रहे होंगे, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं जो डिवेंचर ए के पास थे वो 2 लाख रुपए की लायबिलिटी के तौर पर दिख रहे होंगे या नहीं? अब इन्हीं डिवेंचर को मैं खरीद लाया तो मेरे लिए ये डिवेंचर इन्वेस्टमेंट है। तो बताइए कितने के? 190 के। कितने हैं ये 2000 डिवेंचर हैं जो मैं खरीद कर लाया हूं 190 के। ठीक है, अब आप सोचिए जो डिवेंचर ए के पास थे वो डिवेंचर अब मेरे पास यानी कंपनी के खुद के पास आ गए। जो पैसे हम ए को देने वाले थे पहले रिडम्पशन के तौर पर, अब ए को तो हम 190 देकर उन डिवेंचर को खरीद लाए। तो आप देखिए जरा ये जो डिवेंचर लायबिलिटी दिख रही है ये अब किसको पेबिल है? अब ये खुद को ही पेबिल है, क्योंकि ये 2 लाख रुपए के डिवेंचर अब कंपनी खुद के पास है। तो क्या कंपनी खुद को ही पेमेंट करेगी? बताइए, जब मैं अपने डिवेंचर मार्केट से खरीद कर ले आया, जिसके पास डिवेंचर थे उसको मैं पेमेंट करके आ गया। ठीक, तो अब ये कंपनी क्या लायबिलिटी के तौर पर अपने आप को ही पेमेंट करेगी। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट रिसीवेबल किससे है? अपनी ही कंपनी से, यानी अपने आप से ही। तो ये अपने आप को ही देने हैं और ये अपने आप को ही रिसीव करने हैं। तो क्या करो, इस इन्वेस्टमेंट से इस लायबिलिटी को कैंसिल नहीं कर सकते? हम कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज अब ये 2 लाख रुपए हमें किसी को देने नहीं है, क्योंकि ए को देने थे, ए से मैं खुद खरीद लाया। तो इसको बोलते हैं ओपन मार्केट परचेज एंड कैंसिलेशन। तो क्या सर कंपनी अपने ही डिवेंचर मार्केट से खरीद सकती है? बिल्कुल खरीद सकती है। कंपनी अपने डिवेंचर भी खरीद सकती है, अपने इक्विटी शेयर भी खरीद सकती है। ठीक है, लेकिन यह है कि इक्विटी शेयर खरीदने पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। सेक्शन 68 है जो ग्रुप 2 में है। लेकिन डिवेंचर के खरीद पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप चाहो तो अपने डिवेंचर मार्केट से खरीद कर ले आओ। ठीक, तो अब सवाल ये उठता है कंपनी अपने डिवेंचर मार्केट से क्यों खरीदेगी? वो तभी खरीदती है जब उसको फेस वैल्यू से कम पर मिल रहे हो। यानी जब आप नॉर्मल तरीके से रिडम्पशन करोगे तो कम से कम फेस वैल्यू तो पे करोगे ही डिवेंचर होल्डर को, या उससे भी ज्यादा पे करते हैं। यानी रिडम्पशन जब करते हैं तो हम प्रीमियम पर जनरली रिडम्पशन करते हैं, या कम से कम फेस वैल्यू तो रिडीम होती ही है, और मार्केट में फेस वैल्यू से कम पर मिल रहा है। तो बताइए, तो कंपनी को तो फायदा है। तो कंपनी क्या करेगी, इस डिवेंचर को, ये जो डिवेंचर लायबिलिटी है इसको डेबिट कर देगी, कम कर देगी। और किससे कैंसिल करेगी? इस ओन डिवेंचर से। ओन डिवेंचर कितना? 190 से। अब यहां कंपनी को फायदा हो गया, कितने का? 10,000 का। इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। और ये जो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन है ये कंपनी के लिए जनरली कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है, और इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रिडम्पशन। मतलब आपने एक नॉर्मल तरीके से रिडम्पशन नहीं किया, डिवेंचर होल्डर को आपने डायरेक्ट एक रिडम्पशन प्रोसेस के थ्रू पैसे नहीं दिए, बल्कि आप मार्केट गए और उस डिवेंचर होल्डर से अपने ही डिवेंचर खरीद कर ले आए। ठीक है, और जो आपकी डिवेंचर लायबिलिटी दिख रही थी उससे लाकर इसको कैंसिल कर दिया। यहां जनरली कंपनी अपने डिवेंचर मार्केट से तभी खरीदती है जब उससे फेस वैल्यू से कम पर मिल रहे हों, जनरली, वैसे नहीं खरीदती।
अगर मान लीजिए उसको वैसे नॉर्मल तरीके से 100 वापस करने हो और मार्केट में डिवेंचर 110 का बिक रहा हो, तो कंपनी क्यों खरीद कर लाएगी? फिर तो वो वैसे ही 100 रुपये वापस कर देगी। अब वापस करने हैं आपको नॉर्मल तरीके से 100, मार्केट में मिल रहा है 90 पर, तो आप तो जाकर खरीद लाओगे। आप कहोगे फालतू में मैं नॉर्मल तरीके से रिडम्पशन करूंगा, इससे बढ़िया ओपन मार्केट से खरीद कर लाओ और जो डिवेंचर लायबिलिटी है उससे कैंसिल कर दो। तो दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रिडम्पशन, और यहां पर इसको बोलते हैं ओन डिवेंचर परचेज एंड कैंसिल। इसको रिडम्पशन बाई ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। तो हम इन सब की अकाउंटिंग पढ़ेंगे, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन हम स्पेसिफिकली अभी पढ़ेंगे आगे चलकर। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक बताया है इसका मतलब क्या होता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन से कैसे रिडम्पशन होता है, अभी मैंने आपको ये बताया। ठीक है, ठीक है, चलिए, ये थे मेथड ऑफ रिडम्पशन, मेथड ऑफ रिडम्पशन। आगे हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट में, थर्ड पॉइंट, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, यानी एंट्री कैसे बनती हैं। और अभी मैं ये जो है ये है अदर देन ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन की एंट्रीज कैसे बनती हैं वो हम अलग से पढ़ेंगे। ये मैं एंट्री बता रहा हूं अगर आप लमसम रिडम्पशन करते हो नॉर्मल तरीके से, और जब ड्राइंग बाय लॉट से रिडम्पशन करते हो नॉर्मल तरीके से, तब क्या एंट्री बनेगी। सबसे पहले नंबर 1, व्हेन डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन। जब डिवेंचर रिडम्पशन के लिए ड्यू हो जाते हैं तो आप क्या करते हो, जो डिवेंचर लायबिलिटी होती है दैट इज कन्वर्टेड इनटू ए न्यू लायबिलिटी दैट इज कॉल्ड अमाउंट पेबल टू डिवेंचर होल्डर। ठीक है, तो आप डिवेंचर वाली जो लायबिलिटी है उसको खत्म कर देते हो। डिवेंचर की लायबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में दिख रही होती है ना, तो डिवेंचर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। किस वैल्यू से बेटा? डिवेंचर अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू से डेबिट होगा। आप रिडम्पशन किस वैल्यू पर कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है हमको, डिवेंचर अकाउंट हमेशा डेबिट होगा फेस वैल्यू से। ठीक है, अब अगर मान लीजिए रिडम्पशन भी आप फेस वैल्यू पर कर रहे हो तो यहां आ जाएगा टू डिवेंचर होल्डर, वो भी फेस वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आप रिडम्पशन प्रीमियम पर कर रहे हो तो जितना प्रीमियम पे करने वाले होते हो वो भी आपको यहां पर डेबिट करना पड़ता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, ये है प्रीमियम अमाउंट। मान लीजिए आप 100 का डिवेंचर है और आप 110 पर रिडीम कर रहे हो तो 10 रुपये प्रीमियम हो गया, तो डिवेंचर लायबिलिटी कम होगी 100 से, 10 रुपये का प्रीमियम डेबिट हो जाएगा और टोटल डिवेंचर होल्डर को आप कितना देने वाले हो? टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट कितना देने वाले हो? 110, यानी टोटल ये डिवेंचर होल्डर को आप देने वाले हो। इसको बोलते हैं बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर, या आप ये भी लिख सकते हो बीइंग रिडम्पशन ड्यू। ठीक है, और फिर जब आप पेमेंट करते हो डिवेंचर होल्डर को, व्हेन पेमेंट इज मेड, व्हेन पेमेंट इज मेड, और जब पेमेंट होगा तो एंट्री होती है डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट
डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग अमाउंट पेड ठीक है जी। जैसे 110 रुपये देना थे ना तो 110 से एंट्री बन जाएगी, 100 रुपये देना थे तो 100 रुपये से एंट्री बन जाएगी, ये एंट्री बनेगी। अच्छा, ये एंट्री किस केस में बनेंगी? अगर आप लमसम रिडम्पशन करते हो तो लमसम में भी यही एंट्री बनेगी, बस एक बार बनेगी। अगर आप ड्रॉइंग बाय लॉट से रिडम्पशन करते हो तो जितनी बार भी आप रिडम्पशन करोगे उतनी बार आपको ये दो एंट्री बनानी पड़ेंगी। जैसे आप 5 बराबर बराबर किस्तों में रिडम्पशन करते हो ड्रॉइंग ऑफ लॉट से, तो आपको हर साल के एंड में यही दो एंट्री बनाना पड़ेंगी। ठीक है, जैसे 10 लाख रुपए आप एक साथ पे करने वाले हो तो पूरे एक साथ ही आपको 10 लाख से एंट्री बनानी पड़ेगी। और अगर आप 10 लाख को 2-2 लाख करके 5 बार में पेमेंट करने वाले हो तो 5 बार आपको ये एंट्री बनानी पड़ेगी। ठीक है, यहां तक 5 बार ये एंट्री बनानी पड़ेगी। ये बात समझ में आती है? ठीक है, ये अकाउंटिंग एंट्री है। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया। आइए अब हम अपना चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं, और ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जिसको हम डीआरआर बोलते हैं, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, एंड डीआरआर इन्वेस्टमेंट, यानी डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। इंपॉर्टेंट क्या है ये? देखो बेटा, कंपनीज एक्ट, अभी आपको लिखना नहीं है, बस मेरी बात सुनना है। कंपनीज एक्ट 2013 का एक सेक्शन है 71, वो कहता है कि जब भी आप डिवेंचर इशू करोगे तो आपको इस डिवेंचर का रीपेमेंट तो करना ही है। ठीक है, कब करोगे रीपेमेंट? आपने कोई डेट फिक्स की होगी, तब आप उसका रीपेमेंट करोगे। जैसे मान लीजिए अगर 1 जनवरी 2020 को आपने डिवेंचर इशू करे और 4 साल के बाद आपको रिडम्पशन करना है, तो 2020, 21, 22, 23, तो 31 दिसंबर 2023 को आपको इसको रिडम्पशन करना है। ठीक है, मान लीजिए 10 लाख रुपए के डिवेंचर थे जो आपने यहां इशू करे और यहां इसको आपको रिडीम करना है, तो रिडम्पशन तो आपको करना ही है। ये जब आप रिडम्पशन करोगे तो पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब वो पैसे आएंगे कहां से? एक तो ये तरीका है कि एक एक को डिवेंचर इशू करे आपने, उन डिवेंचर के अमाउंट को आपने बिजनेस में यूज कर लिया, उसके बाद 31 दिसंबर 2023 तक आपने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। जब रिडम्पशन की डेट आई तो आपने अपने बैंक अकाउंट को देखा, उसमें मान लीजिए 10 लाख रुपए पड़े हुए थे, आपने वहां से निकाले और रिडम्पशन कर दिया। अब वो 10 लाख कहाँ से आए थे? आपने कोई लोन लिया था, आपने कोई असेट बेचा था, आपने कोई कैपिटल इशू किया था, या आपके प्रॉफिट का पैसा था। कौन सा पैसा था ये पता ही नहीं। ठीक है, तो कंपनी लॉ सेक्शन 71 कहता है कि जब आप डिवेंचर इशू करते हो तो आपको उसके रिडम्पशन की तैयारी भी करनी चाहिए। और तैयारी कैसे करनी चाहिए? वो कहते हैं जब आप प्रॉफिट कमाओगे इन 4 सालों में, तो उस प्रॉफिट में से ही कुछ अमाउंट निकाल कर आप अलग रख लीजिए रिडम्पशन के लिए। आप तैयारी शुरू करिए।
जैसे 10 लाख रुपए का आपको रिडम्पशन करना है ना यहाँ पर, तो वो कहता है आप हर साल प्रॉफिट में से 2.5 लाख रुपए निकाल लो, जो आप प्रॉफिट कमाओगे। प्रॉफिट मान लीजिए आप 4 लाख कमाते हो, 5 लाख कमाते हो, 10 लाख कमाते हो, जितना भी प्रॉफिट कमाते हो उसमें से 2.5 लाख रुपए निकाल कर आप एक रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए, जिसका नाम होगा DRR, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है। अब इस पैसे को या तो आप अपने बैंक अकाउंट में रख लीजिए अलग, या कहीं बाहर इन्वेस्ट कर दीजिए। इन्वेस्ट करोगे तो जिस इन्वेस्टमेंट में इसको इन्वेस्ट करोगे दैट इज कॉल्ड डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट इसको हम बोलते हैं। मतलब हर साल के एंड में आप क्या करिए कि आप जैसे पहला साल एंड हुआ 31 दिसंबर 2020 को, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनेगा उसमें जो भी प्रॉफिट आया, मान लीजिए 6 लाख का प्रॉफिट आया, उस 6 लाख के प्रॉफिट में से आप 2.5 लाख रुपए निकालकर DRR में डाल दीजिए। ठीक है। अब उतना ही कैश निकालकर DRR इन्वेस्टमेंट खरीद लीजिए। तो एक तरफ DRR दिखेगा, एक तरफ इन्वेस्टमेंट दिखेगा। फिर अगले साल 2.5 लाख रुपए निकालकर DRR में डाल दीजिए, इन्वेस्टमेंट खरीद लीजिए। फिर अगले साल जाकर DRR खरीद लीजिए, मतलब DRR में ट्रांसफर करिए, इन्वेस्टमेंट खरीद लीजिए। इससे क्या होगा कि जब तक रिडम्पशन की डेट आएगी तो आपके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे कि आप रिडम्पशन विदाउट एनी डिफिकल्टी कर सकते हो, बिना परेशानी के। ठीक है। अब सवाल ये उठता है, सर अगर मैंने हर साल 2.5 लाख रुपए निकाले तो मेरे पास 4 सालों में 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, तो मैं जब इन्वेस्टमेंट खरीदूंगा तो इन्वेस्टमेंट पर मुझे इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। हाँ जी, तो मैंने तो 2.5 लाख एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, आपको कुछ कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप इस तरह इन्वेस्टमेंट करते हो कि इंटरेस्ट के साथ में मिलकर वो 4 साल के एंड में 10 लाख रुपए हो जाए। आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो, और इसके लिए एक एन्युटी टेबल की वैल्यू के हिसाब से आप अमाउंट निकालते हो, एक एनुअल कंट्रीब्यूशन के नाम से, जो हर साल प्रॉफिट में से निकालोगे और आप DRR में भेज दोगे। ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होता है आप देखिए, मैं एक कंपनी की बैलेंस शीट बना रहा हूं, आप ध्यान से देखना जरा। ये A लिमिटेड कोई कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट है। आपने एक डिवेंचर इशू करे, कितने के? 10 लाख के। तो ये लायबिलिटी साइड में दिख रहा होगा। अब इस डिवेंचर को आपने कहीं ना कहीं तो अमाउंट यूज किया होगा। मान लीजिए आपने फिक्स्ड असेट खरीद ली इसकी, कितने की? 10 लाख रुपए की। ये डिवेंचर 10 लाख रुपए का, जो आपके पास 10 लाख रुपए आए थे, आपने इसमें से जो कैश आया, पहले तो कैश आया होगा, लीजिए, अभी फिक्स्ड असेट छोड़ो, आपने डिवेंचर इशू करे 10 लाख के, एंट्री बनी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, तो 10 लाख डिवेंचर में आ गए, 10 लाख कैश में आ गए। फिर आपने इस कैश को फिक्स्ड असेट में इन्वेस्ट कर दिया होगा, लीजिए 10 लाख रुपए, कैश यहां से हट गया होगा। अब ये जो फिक्स्ड असेट है आपने किस पैसे से खरीदी? जो आपने डिवेंचर इशू किया था उस पैसे से खरीदी। ठीक। अब बेटा आपने प्रॉफिट कमाया, मान लीजिए आपने 2.5 लाख ही प्रॉफिट कमाया, 2.5 लाख प्रॉफिट कमाया, तो आपका यहां पर PNL आ जाएगा 2.5 लाख का। और जानते हो जब प्रॉफिट आप कमाते हो तो जितना प्रॉफिट कमाते हो जनरली उतना ही कैश भी बढ़ता है। अब जरूरी नहीं है जितना प्रॉफिट हो, जितना प्रॉफिट इंक्रीज हो उतना ही कैश भी बढ़े, क्योंकि बहुत सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस का इफेक्ट होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे प्रॉफिट कम हो जाता है, कैश कम नहीं होता। ठीक है। तो मैं एक यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, भैया आपने 2.5 लाख कमाए, 2.5 लाख का ही कैश बढ़ गया, क्योंकि जितना प्रॉफिट कमाया उतना ही कैश भी आ गया आपके पास। आपने क्या करा, इस प्रॉफिट को 2.5 लाख को आपने DRR में ट्रांसफर कर दिया, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, एंट्री बना दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR, तो यहां पर आपने DRR में ट्रांसफर कर दिया। फिर ये जो कैश था इसको आपने DRR इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट खरीद लिए इस 2.5 लाख रुपए के कैश से। ठीक है। ये पहला साल का एंड हो गया। अगले साल फिर आपने 2.5 लाख रुपए का मान लीजिए प्रॉफिट कमाया और वो आपने DRR में भेज दिया, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 5, DRR कितना हो गया? 5 लाख। फिर 2.5 लाख का कैश निकालकर आपने इन्वेस्टमेंट खरीद लिए होंगे, तो इन्वेस्टमेंट भी कितना हो गया? 5 लाख। फिर अगले साल आपने 2.5 लाख के प्रॉफिट में से 2.5 लाख निकालकर DRR में भेज दिया, तो DRR कितना हो गया? DRR हो गया 7.5 लाख। फिर आपने कैश में से 2.5 लाख के फिर इन्वेस्टमेंट खरीद लिए होंगे, DRR इन्वेस्टमेंट भी कितना हो गया? 7.5 लाख।
ठीक है। अच्छा, फिर अगले साल आपने डीआरआर में 2.5 लाख का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, तो डीआरआर कितना हो गया? 10 लाख। और फिर आपने इन्वेस्टमेंट खरीद लिया, कितना हो गया? 10 लाख। ये बात समझ में आ गई? यानी हर साल आप प्रॉफिट से एक फिक्स अमाउंट निकाल रहे हो और डीआरआर में भेज रहे हो, और उतना ही पैसा कैश से निकाल कर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देते हो। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आपने बैंक में एक अलग खाता खोल दिया, ये भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आपने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, कोई ट्रस्ट सिक्योरिटी खरीद ली, ये इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है। अब 4 साल के एंड में रिडम्पशन की डेट आ गई। जब रिडम्पशन की डेट आएगी तो आप पहले इस इन्वेस्टमेंट को बेचोगे। जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो मान लीजिए 10 लाख के इन्वेस्टमेंट थे, 10 लाख में ही बिक गए, तो आप देखिए डीआरआर इन्वेस्टमेंट जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप इन्वेस्टमेंट बेचोगे एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट तो चले जाएंगे, कैश आ जाएगा 10 लाख का। फिर ये जो कैश है ये डिवेंचर लायबिलिटी के कैश डिवेंचर लायबिलिटी को रिपेमेंट करने के काम आएगा। एंट्री बनेगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या पहली एंट्री डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर टू कैश। मतलब इधर से ये डिवेंचर लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, इधर से ये कैश खत्म हो जाएगा। ठीक, यानी जब रिडम्पशन की डेट आएगी तो जो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट थे उनको बेचकर कैश लेकर आओगे और उस कैश से इस डिवेंचर को रिडम्पशन कर दोगे। अच्छा, अब पहले जो ये फिक्स्ड असेट आपका डिवेंचर से रिप्रेजेंट कर रही थी, अब ये फिक्स्ड असेट डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व को रिप्रेजेंट करने लगी। मतलब ये है पहले उधार के पैसे से था, लेकिन अब आपने धीरे धीरे अपना प्रॉफिट कमाया और अपने प्रॉफिट से एक डीआरआर बनाया और डीआरआर के पैसे से आपने डिवेंचर के रिडम्पशन को कर दिया। तो अब जो फिक्स्ड असेट थी वो अब आपकी अपनी हो गई। अब आपको इस फिक्स्ड असेट के अगेंस्ट कोई भी लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये जो फिक्स्ड असेट है अब शेयर होल्डर फंड से फंडेड हो गई। अब आपको ये डीआरआर का पैसा किसी को देना नहीं है, तो आप क्या करते हो, इस डीआरआर को शेयर होल्डर फंड का पार्ट मान लिया जाता है और इस डीआरआर को डिवेंचर रिडीम होने के बाद जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, पहले जो डीआरआर था वो डिवेंचर के रिडम्पशन के लिए रखा हुआ था। अब डीआरआर इज ए पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड और उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है रिडम्पशन के बाद। ये पूरे डीआरआर का कॉन्सेप्ट होता है। अब सवाल ये है कि आप ये बताओ, सर आप हमें ये बताओ, क्या हमको जितना डिवेंचर रिडीम करना होता है उतना ही डीआरआर बनाना होता है? बेटा कंपनी लॉ की इंटेंशन तो यही है। जो सेक्शन 71 है वो क्या कहता है? सेक्शन 71 कहता है कि ए कंपनी विच इशूड डिवेंचर शुड क्रिएट ए डीआरआर फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। वो कहता है डीआरआर क्रिएट करना चाहिए, लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट में वो 100% रिजर्व बनाने के लिए बोलता नहीं है। कितना वो रिजर्व बनाने के लिए बोलता है वो हम अभी बात करेंगे, लेकिन प्रूडेंस यही है कि आप जब डिवेंचर इशू करोगे तो आपको अपने आप, कंपनी लॉ को छोड़ो, कंपनी लॉ कहे या ना कहे, कंपनी को अपने आप डीआरआर क्रिएट करना चाहिए ताकि बाद में जाकर कोई परेशानी ना हो रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, एडिक्वेसी कितनी है कंपनी लॉ के हिसाब से, वो तो हम बात करेंगे, लेकिन प्रूडेंस के हिसाब से यही है कि अगर आप डिवेंचर इशू कर रहे हो तो आपको डीआरआर क्रिएट करना चाहिए। अच्छा, कंपनी लॉ कहता है डीआरआर कहां से क्रिएट करना चाहिए? डीआरआर मस्ट बी क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट विच इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड। जो प्रॉफिट डिविडेंड के लिए अवेलेबल है, मतलब जिस प्रॉफिट से डिविडेंड बच सकता है, उस प्रॉफिट से आप डीआरआर बनाइए और डीआरआर में जो आपने अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, जो क्रेडिट कर दिया, दैट अमाउंट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो फिर किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं हो सकता। यानी जो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में अमाउंट क्रेडिट हो गया एक बार, वो सिर्फ डिवेंचर के रिडम्पशन के लिए ही यूज होगा, किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं हो सकता वो अमाउंट। ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट क्या है हम उसकी बात करेंगे अब, लेकिन इंटेंशन यही है कंपनी लॉ की कि आप 100% डीआरआर बनाइए। लेकिन हम लीगल रिक्वायरमेंट की भी बात करेंगे कि कंपनी लॉ कितना डीआरआर बनाने के लिए बोलता है लीगल।
तो आइए पहले तो ज़रा इसके बारे में मैं थोड़ा सा लिख दूं डीआरआर के बारे में, फिर हम लोग लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, एडिक्वेसी के बारे में वो हम पढ़ेंगे। लिखिए, एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, every company which issues debentures should create debenture redemption रिजर्व, जिसको हम बोलते हैं डीआरआर, आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है। अच्छा, कौन सा प्रॉफिट ऐसा होता है जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल होता है? एक तो बेटा पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, यानी पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो डिविडेंड के लिए अवेलेबल होता है। जनरल रिजर्व जो होता है वो भी डिविडेंड के लिए अवेलेबल होता है। यानी आप डीआरआर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस से तो बना ही सकते हो, इसके अलावा जनरल रिजर्व से भी आप डीआरआर क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज जनरल रिजर्व इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। कंपनी लॉ ने किसी प्रॉफिट का नाम नहीं लिया, उन्होंने बस इतना बताया दैट प्रॉफिट विच कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, उससे ही आपको डीआरआर बनाना है। तो उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी होता है और जीआर भी होता है। अच्छा, एक पॉइंट और लिखेंगे, अमाउंट सो क्रेडिटेड इन डीआरआर कैन बी यूज्ड ओनली फॉर redemption of debentures and not for any other purpose। यानी जो अमाउंट आपने डीआरआर में क्रिएट किया है, क्रेडिट किया है, उसको आप रिडम्पशन के लिए ही यूज करोगे, बाकी किसी पर्पस के लिए वो यूज नहीं होगा। ठीक है। और उसके बाद अमाउंट ऑफ डीआरआर इज इन्वेस्टेड इन आउटसाइड इन्वेस्टमेंट which is called debenture redemption investment। ठीक है। और ये रिडम्पशन जो होता है, इन्वेस्टमेंट जो होता है, ये जनरली बैंक में जमा करवा दो पैसे, एक अलग बैंक खाता खोलो इसी काम के लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लो, ट्रस्ट सिक्योरिटी खरीद लो। ठीक, तो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट इसको बोला जाता है। ये तो डीआरआर की रिक्वायरमेंट है, यानी कंपनी लॉ का सेक्शन 71 कहता है कि डीआरआर आपको क्रिएट करना चाहिए।
ठीक है। अच्छा, अब जो शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स हैं कंपनी लॉ में, उसमें एक रूल है 18(7), मतलब 18 का सब रूल 7, वो बात करता है रिक्वायरमेंट ऑफ डीआरआर, यानी एडिक्वेसी, कितना डीआरआर बनाना चाहिए। आइए अब मैं एडिक्वेसी ऑफ डीआरआर की बात करूंगा। एडिक्वेसी, ठीक है, मतलब डीआरआर कितना बनना चाहिए। कितना बनेगा, ये बात। डीआरआर कितना बनेगा, कंपनी लॉ कहता है सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी को, अनलिस्टेड कंपनी, और अनलिस्टेड कंपनी में भी अदर देन एनबीएफसी, यानी अगर कोई एनबीएफसी है और वो अनलिस्टेड है तो उसको डीआरआर नहीं बनाना। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, डीआरआर नहीं बनाना। कोई लिस्टेड कंपनी है, डीआरआर नहीं बनाना। लिस्टेड एनबीएफसी हो, नॉर्मल कंपनी हो, डीआरआर नहीं बनाना। अनलिस्टेड कंपनी में एक एनबीएफसी है, नहीं बनाना। जो बाकी अनलिस्टेड कंपनी है उनको डीआरआर बनाना है। यानी लीगली प्रूडेंस के हिसाब से देखा जाए तो बनाना चाहिए, चाहे लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, सबको बनाना चाहिए। लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी के लिए है, और अनलिस्टेड में भी एनबीएफसी को हटा दिया गया है। सर इनको क्यों हटा दिया गया? क्योंकि ये तो खुद फाइनेंस कंपनी होती हैं, इनके पास पैसा अच्छा खासा होता है, इनको जरूरत नहीं पड़ती डीआरआर की। तो अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एनबीएफसी, कोई लिस्टेड कंपनी है, डीआरआर नहीं बनाना। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूं डीआरआर कितना बनेगा, ये सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी के लिए। इसका मतलब बाकी कोई कंपनी अगर बनाना चाहे तो डीआरआर बनाए, नहीं बनाना चाहे तो ना बनाए, उसके ऊपर कोई लीगल कंपल्शन नहीं है। सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी के लिए लीगल कंपल्शन है, लीगली रिक्वायर्ड है सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी, और वो भी एनबीएफसी को छोड़कर। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो होती है ना, अगर वो अनलिस्टेड भी है तब भी उसको डीआरआर नहीं बनाना। तो सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी। अब जैसे मान लीजिए हमने कोई कंपनी बना दी अपनी, ठीक है, मेरा क्लासेस है, मैंने अपनी एक कंपनी बना दी अनलिस्टेड कंपनी जिसके शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो मेरे ऊपर, मैंने कोई डिवेंचर इशू करे तो मेरे ऊपर ये अप्लाई होगा, डीआरआर बनाना अप्लाई होगा। जो भी अनलिस्टेड कंपनी है उनके ऊपर अप्लाई होगा। कितना, आइए बात करते हैं। कंपनी लॉ कहता है, जैसे मान लीजिए बेटा हमने एक डिवेंचर इशू करे 1/1/2020 को 10 लाख रुपए के। इन डिवेंचर को मुझे रिडीम करना है 31 दिसंबर 2023 को। कंपनी लॉ कहता है, ये अनलिस्टेड कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, लिस्टेड कंपनी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहा, किसी बैंक के बारे में बात नहीं कर रहा, किसी एनबीएफसी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, अदर देन एनबीएफसी। तो ये अनलिस्टेड कंपनी है। 10 लाख के डिवेंचर यहां इशू करे, रिडम्पशन यहां होगा 4 साल के बाद। कंपनी लॉ कहता है, जिस दिन आप रिडम्पशन कर रहे हो, जिस दिन रिडम्पशन कर रहे हो उससे पहले आपके डीआरआर अकाउंट में जो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है
टोटल डिवेंचर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसका 10% आपके डीआरआर में होना चाहिए, आपके डीआरआर में होना चाहिए। जब आप रिडम्पशन करोगे उससे पहले, रिडम्पशन से पहले आपके डीआरआर अकाउंट में टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का 10% होना चाहिए, यानी 1 लाख रुपए होने चाहिए। अगर 10 लाख के डिवेंचर हैं तो 1 लाख रुपए आपके डीआरआर अकाउंट में होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग रिडम्पशन, बिफोर स्टार्टिंग रिडम्पशन। अच्छा, इसका मतलब अगर 31 दिसंबर 2013 को मैं रिडम्पशन कर रहा हूं, 31 दिसंबर 2023 को मैं रिडम्पशन कर रहा हूं, तो 30 दिसंबर 2023 तक आपके डीआरआर अकाउंट में 1 लाख रुपए पहुंच जाने चाहिए, तभी आप 31 दिसंबर 2023 को रिडम्पशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कितना? 10 लाख का 10%। अच्छा सर, अगर मान लीजिए मैं यहां पर रिडम्पशन सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए करने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं भैया 31 दिसंबर 2023 से मैं रिडम्पशन शुरू करूंगा, लेकिन 2-2 लाख करके, पहले 31 दिसंबर 23 को 2 लाख, फिर 24 को 2 लाख, फिर 25 को 2 लाख, फिर 26 को 2 लाख, फिर 27 को 2 लाख, इस तरीके से मैं 2-2 लाख करके रिडम्पशन करूंगा इस 10 लाख का। तब मुझे 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले डीआरआर में कितना भेजना पड़ेगा? तब भी बेटा आपको 1 लाख ही भेजना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि रिडम्पशन स्टार्ट करने से पहले टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का 10% आपके डीआरआर खाते में होना चाहिए, चाहे आप 1 रुपए का ही रिडम्पशन क्यों ना कर रहे हो। आप टोटल रिडम्पशन छोड़ो, अगर आप 10 लाख का रिडम्पशन कर रहे हो तो अभी आपको टोटल डिवेंचर आउटस्टैंडिंग का 10% डीआरआर में लेकर जाना है। और अगर आप कुछ और अमाउंट का रिडम्पशन कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके, आपने डिसाइड किया मैं पहला रिडम्पशन करूंगा 50,000 का, तब भी आपको टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर जो 10 लाख है ना, उसका 10% डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब ये है डीआरआर में टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का 10% पहुंच जाना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। यानी 1 रुपए का भी अगर आप रिडम्पशन करने जा रहे हो, 1 रुपए का भी, 1 रुपए का भी अगर आप रिडम्पशन करने जा रहे हो, तो उसका टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का 10% आपके डीआरआर में पहुंच जाना चाहिए। यानी डिवेंचर के रिडम्पशन के अमाउंट से मुझे कोई मतलब नहीं है कि आप कितना रिडम्पशन कर रहे हो। टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर जो है उसका 10% आपको डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग एनी रिडम्पशन। ठीक है, एनी रिडम्पशन। अच्छा, अब ये भी होता है कभी कभी, जैसे मान लीजिए यहां डिवेंचर इशू करें, हम पहले साल के एंड से ही रिडम्पशन शुरू कर देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। मान लीजिए 2 लाख यहां रिडम्पशन करना है, फिर यहां पर देखिए 31 दिसंबर 21 को 2 लाख का रिडम्पशन करना है, फिर 31 दिसंबर 22 को 2 लाख का रिडम्पशन करना है। ठीक है, बल्कि मैं लिख देता हूं 2.5 लाख का, 2.5 लाख हो जाते हैं। 4 इंस्टॉलमेंट में हम कर रहे हैं, मान लीजिए 4 इंस्टॉलमेंट में हम रिडम्पशन कर रहे हैं। तो बेटा मुझे डीआरआर अकाउंट में कब तक ट्रांसफर कर देना चाहिए? बेटा 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले आपके डीआरआर में टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का 10% पहुंच जाना चाहिए। यानी 31 दिसंबर 2020 को अगर आप रिडम्पशन कर रहे हो, ठीक है, कितना रिडम्पशन कर रहे हो उसे छोड़ो, मैं तो कहता हूं 2.5 लाख छोड़ो, आप 1 रुपए का रिडम्पशन कर रहे हो यहां, तब भी आपको 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का 10% डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। यह रिक्वायरमेंट है अनलिस्टेड कंपनी के लिए कंपनी लॉ की। सर अगर ये लिस्टेड कंपनी हो तो बेटा डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं, कोई एनबीएफसी हो डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, कोई बैंकिंग कंपनी हो डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो उसको रिडम्पशन स्टार्ट करने से पहले, रिडम्पशन स्टार्ट करने से पहले कितने की वैल्यू का रिडम्पशन कर रहे हो उसे छोड़ो, रिडम्पशन स्टार्ट करने से पहले आपको डीआरआर में टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का 10% ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1,00,000 रुपए जब आपके डीआरआर अकाउंट में पहुंच जाएंगे तभी आप रिडम्पशन स्टार्ट कर सकते हो। कितना भी रिडम्पशन करो उससे कोई मतलब नहीं। ये तो थी डीआरआर के क्रिएशन की बात। अच्छा, अब सवाल उठता है डीआरआर इन्वेस्टमेंट कितना बनेगा। डीआरआर इन्वेस्टमेंट ये है कि आप जिस ईयर में रिडम्पशन करने जा रहे हो, जिस ईयर में, उस ईयर के 30 अप्रैल तक, उस ईयर के 30 अप्रैल तक, जैसे मान लीजिए आप 2020-21 में, ये है 2020-21, 2020-21 का मतलब 1/4/2000 से शुरू हुआ होगा 2020 से, और 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। अगर मान लीजिए आप इस ईयर में 10 लाख रुपए के डिवेंचर रिडीम करने जा रहे हो, किसी भी डेट को, इस ईयर में किसी भी डेट को आप किसी भी डेट को, जुलाई में, जून में, मई में, सितंबर में, अक्टूबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च तक, 31 मार्च 2021 तक जो आप 10 लाख का डिवेंचर आप रिडीम करने जा रहे हो, तो जितना डिवेंचर आप रिडीम करने जा रहे हो उसके उस ईयर में 30 अप्रैल तक आपको डिवेंचर रिडम्पशन के अमाउंट का 15% डीआरआर इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी इन्वेस्टमेंट खरीदना पड़ेगा। जितना डिवेंचर आप रिडीम करने जा रहे हो, रिडीम, अब टोटल आउटस्टैंडिंग नहीं बोल रहा मैं, अगर आप 10 लाख रुपए का डिवेंचर रिडीम करने जा रहे हो इस ईयर में, तो इस ईयर के 30 अप्रैल तक आपको जितना डिवेंचर आप रिडीम करने जा रहे हो उसका 15%, जैसे 10 लाख डिवेंचर रिडीम करने जा रहे हो तो 1,50,000 के आपको डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट खरीदने पड़ेंगे। किस डेट तक? 30 अप्रैल तक। और आप 1 अप्रैल को खरीद लो, 2 अप्रैल को खरीद लो, 4 को खरीद लो, 15 को खरीद लो, 30 अप्रैल तक जो डिवेंचर आप इस ईयर रिडीम करने जा रहे हो उस रिडम्पशन वैल्यू का 15% आपको 30 अप्रैल ऑफ करेंट ईयर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए अगर मैं 10 लाख नहीं, मैं 2 लाख रुपए का रिडम्पशन करने जा रहा हूं इस साल, तो बेटा 2 लाख का 15% यानी 30,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट आपको खरीदने पड़ेंगे। रिडम्पशन स्टार्ट करने से पहले टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का 10% आपके डीआरआर में चले जाना चाहिए। लेकिन जहां तक डीआरआर इन्वेस्टमेंट की बात है, तो जितना वैल्यू का रिडम्पशन आप इस साल कर रहे हो उस साल के 30 अप्रैल तक आपको टोटल रिडम्पशन वैल्यू, अब जितना रिडम्पशन आप करने जा रहे हो उसका 15% आपको इन्वेस्टमेंट खरीदना पड़ेगा। तो डीआरआर की अलग रिक्वायरमेंट है और डीआरआर इन्वेस्टमेंट की अलग रिक्वायरमेंट है। डीआरआर की रिक्वायरमेंट क्या है कि रिडम्पशन स्टार्ट करने से पहले टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का 10% आपको डीआरआर में भेजना पड़ेगा। उसकी डेट क्या है, लिमिट क्या है, किस डेट तक? रिडम्पशन स्टार्ट करने से चाहे आप एक दिन पहले ही क्यों ना भेज दो। मान लीजिए अगर 31 दिसंबर 2020 को आप रिडम्पशन करने जा रहे हो तो आप 30 दिसंबर 2020 तक भी टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का 10% आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहां? डीआरआर में, टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का। लेकिन मान लीजिए अगर 31 दिसंबर 2020 को आप 2.5 लाख का रिडम्पशन करने जा रहे हो तो आपको इस 2.5 लाख का 15% इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। किस डेट तक? इस साल के 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल 2020 तक। ये बात समझ में आ गई? जितना डिवेंचर रिडीम करने जा रहे हो करंट ईयर में, उस डिवेंचर का 15%, जितना रिडम्पशन वैल्यू है उसका 15% उस साल के 30 अप्रैल तक आपको डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट खरीदना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सवाल ये है, सर हम किस डेट को खरीदें?
अगर मान लीजिए हमको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें 1/4/2020 को हमें कुछ डिवेंचर आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं और 31 मार्च 2021 को रिडम्पशन हो रहा है, तो हम किस डेट को डीआरआर में ट्रांसफर करें और किस डेट को हम डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट खरीदें? तो बेटा आप पहली डेट को ही कर लेना, आप इंतजार मत करना। जो पहला डेट है आपको दिया हुआ उसी डेट को आप इन्वेस्टमेंट खरीद लीजिए, उसी डेट को आप डीआरआर में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, वैसे तो अगर आपको 31 मार्च 2021 को रिडम्पशन करना है तो 30 मार्च 2021 तक आप डीआरआर में ट्रांसफर कर सकते हो और 30 अप्रैल 2020 तक आपको डीआरआर इन्वेस्टमेंट खरीदने पड़ेंगे। लेकिन मैं कहता हूं आप पहली डेट को ही खरीद लेना, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं। जो क्वेश्चन में पहली डेट हो, पहली डेट को ही सबसे पहला काम आपको यही करना है। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो पहले टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का 10% आपको डीआरआर में भेजना है और तो जितना डिवेंचर का रिडम्पशन आप इस साल करने जा रहे हो उसका 15% आपको इन्वेस्टमेंट खरीद कर रखना है। ठीक, बात समझ में आ गई? This is the adequacy of DRR that is required by companies share capital and debenture rules और उसका रूल है 18(7). समझ में आ गई बात? फिर से सुन लीजिए, जितना डिवेंचर आप रिडीम करने वाले हो आपको डीआरआर में टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का 10% ट्रांसफर करना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग एनी रिडम्पशन। यानी रिडम्पशन स्टार्ट ही आप तब कर सकते हो जब टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का 10% डीआरआर में होना चाहिए। और डीआरआर इन्वेस्टमेंट में कितना होना चाहिए? करंट ईयर में जितना रिडम्पशन करने जा रहे हो उस रिडम्पशन वैल्यू का 15% करंट ईयर के 30 अप्रैल तक आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट है। और किसके लिए है ये सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी के लिए। यानी कोई लिस्टेड कंपनी है उसके लिए कोई डीआरआर की रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, आइए मैं इसको लिखवा देता हूं। लिखिए, एज पर the provision of Companies Act 2013 only unlisted companies और उसमें भी अदर देन एनबीएफसी आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी, बेटा सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी, और वो भी एनबीएफसी को छोड़कर, अगर अनलिस्टेड एनबीएफसी है तो उसको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं, आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर। ठीक है, द प्रोविजन आर एज अंडर Number 1, every unlisted company should create DRR at 10% of total outstanding debentures before starting
एनी रिडम्पशन, कोई भी रिडम्पशन स्टार्ट करने से पहले आपको टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का 10% डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, यानी डिवेंचर का रिडम्पशन, और रिडम्पशन चाहे 1 रुपए का भी क्यों ना हो, 1 रुपए का भी अगर आप रिडम्पशन करने जा रहे हो तो उससे पहले टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का 10% आपको डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। नंबर 2, when a company is redeeming debentures in current year, then 15% of redemption value will be invested in DRR investment up to 30th April of करंट ईयर। यानी अगर करंट ईयर में आप डिवेंचर रिडीम कर रहे हो तो जितना डिवेंचर रिडीम कर रहे हो उसका 15% आपको करंट ईयर के 30th अप्रैल तक इन्वेस्टमेंट खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना भी डिवेंचर आप रिडीम करने जा रहे हो उस केस में डिवेंचर स्टार्ट करने से पहले, रिडम्पशन स्टार्ट करने से पहले टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का 10% आपके डीआरआर में होना चाहिए। दूसरी बात, जितना डिवेंचर आप करंट ईयर में रिडीम करने जा रहे हो उस डिवेंचर का यानी रिडम्पशन वैल्यू का 15% करंट ईयर की 30 अप्रैल तक आप इन्वेस्टमेंट खरीद लें। ठीक है, 15%। मैंने आपको बताया आप 30 अप्रैल या और कोई डेट ध्यान ही ना रखें, जो करंट ईयर की बिगिनिंग की डेट है ना, पहली डेट, उसी डेट को आप इन्वेस्टमेंट खरीद लीजिए और उसी डेट को आप डीआरआर में ट्रांसफर कर दीजिए। आप डेट के झाड़ में फंसे ही ना। ठीक है, 10% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर आप डीआरआर में ट्रांसफर कर दो और 15% ऑफ रिडम्पशन वैल्यू के आप इन्वेस्टमेंट खरीद लो, जो साल का पहला दिन हो उसी दिन। बताइए, क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब आपको मैं बताता हूं जर्नल एंट्री फॉर डीआरआर एंड डीआरआर इन्वेस्टमेंट। देखो बेटा, सबसे पहले नंबर 1, व्हेन डीआरआर क्रिएटेड, जब डीआरआर क्रिएट होगा तो क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, बीइंग डीआरआर क्रिएटेड। Number 2, when DRR investment purchased, एंट्री होगी DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक being investment purchased।
बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेस्ड। नंबर 3, आपने जो इन्वेस्टमेंट खरीद रखे हैं हो सकता है उस पर इंटरेस्ट भी मिले, तो अगर इंटरेस्ट मिलता है तो क्या एंट्री होगी? व्हेन इंटरेस्ट ऑन DRR इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू DRR इन्वेस्टमेंट, सॉरी, टू इंटरेस्ट ऑन DRR इन्वेस्टमेंट। DRR इन्वेस्टमेंट यहां लिख देते हैं एक नोट, लिखिए इंटरेस्ट will be transferred to P&L account। Assuming DRR is non-cumulative। non-cumulative मतलब देखिए कभी कभी क्या होता है कि डिवेंचर जो DRR इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं। री इन्वेस्ट मतलब उसके भी इन्वेस्टमेंट खरीद लेते हैं। आपको यहाँ पर ये मानना है कि ये कुमुलेटिव नहीं है, मतलब आपने जो इंटरेस्ट रिसीव किया है उसको इनकम मानकर P&L में भेज रहे हो, आप उसके इन्वेस्टमेंट नहीं खरीद रहे हो, ठीक है, उसको नॉर्मल इनकम मानकर ट्रांसफर कर देना। अच्छा, उसके बाद 4th पॉइंट में रिडम्पशन से पहले, ऑन रिडम्पशन, जब रिडम्पशन की डेट आ जाती है तो क्या होगा? सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट बेचे जाएंगे। डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट सोल्ड। लीजिए, सोल्ड करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट। DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। यहां लिखिए एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल will be transferred to P&L account। अगर बेचने से कोई प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको उठाकर P&L में भेज देंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया, इन्वेस्टमेंट बेचे जाएंगे। फिर डिवेंचर्स आर रिडीम, और डिवेंचर्स रिडीम करने की एंट्री क्या होगी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या एंट्री होती है? पहले डिवेंचर ड्यू होंगे तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री बनेगी। और फिर यहां लिखेंगे आफ्टर रिडम्पशन बैलेंस ऑफ DRR will be transferred to जनरल रिजर्व। DRR के बैलेंस को जनरल रिजर्व में भेज दिया जाता है। और इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होती है DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। ये अकाउंटिंग एंट्रीज होगी। यानी पहले DRR क्रिएट करिए, DRR क्रिएट करने की एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR। फिर इन्वेस्टमेंट खरीदिए, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव करना है तो इंटरेस्ट रिसीव करिए,
बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट को पीएनएल में भेजा जाएगा। ठीक है, अब रिडम्पशन की डेट आ जाती है। रिडम्पशन की डेट पर इन्वेस्टमेंट बेचिए, इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगर इन्वेस्टमेंट को बेचने से कोई प्रॉफिट या लॉस होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भेज दिया जाता है। ठीक है, फिर डिवेंचर रिडीम करिए। रिडम्पशन की क्या एंट्री होती है आपको पता है, पहले रिडम्पशन ड्यू होता है, ड्यू की एंट्री क्या होगी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, फिर डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये दो एंट्री बनेंगी। और रिडम्पशन के बाद में जो डीआरआर का बैलेंस होता है दैट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, एंट्री होगी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये आपको एंट्री बनानी है। बोलो जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत नहीं। चलिए जरा शुरू करते हैं, मैं आपको एक आध क्वेश्चन दिखाता हूं इस पर। लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग balances appeared in books of Paradise Limited अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI यानी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसको भी कोई भी मैंने आपको बताया था कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको डीआरआर नहीं बनाना, कोई बैंकिंग कंपनी है उसको डीआरआर नहीं बनाना, कोई एनबीएफसी है, कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, मतलब जो भी फाइनेंशियल कंपनी होती है किसी को भी आपको डीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये अनलिस्टेड कंपनी है, पैराडाइज लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है जिसका बैलेंसेस कुछ दे रखे हैं 1/4/2017। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो बेटा डिवेंचर रिडम्पशन स्टार्ट करने से पहले टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का 10% आपको डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस क्या है, 12% डिवेंचर कितना है 7.5 लाख। अच्छा, 1/4/17 को बैलेंस है। बैलेंस ऑफ डीआरआर, डीआरआर का बैलेंस दे रखा है कितना 25,000। डीआरआर इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है 1,12,500 रिप्रेजेंटेड बाई 10% 1125 सिक्योर्ड डिवेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 100 ईच। एनुअल कंट्रीब्यूशन टू डीआरआर मेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, 31 मार्च 2018 बैलेंस एट बैंक वाज 7.5 लाख बिफोर रिसीप्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव करने से पहले। कौन सा इंटरेस्ट, जो इन्वेस्टमेंट है इस पर इंटरेस्ट रिसीव करने से पहले इनका बैलेंस था 7.5 लाख। द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट पार फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 10% ऑन अबव डेट। अबव डेट मतलब 31 मार्च 2018 की बात हो रही है, मतलब ये टोटल के टोटल डिवेंचर का रिडम्पशन कब होने वाला है, 31 मार्च 2018 को होने वाला है। ठीक है, 31 मार्च 2018 को होने वाला है टोटल डिवेंचर का रिडम्पशन। तो पहली बात तो डिवेंचर के रिडम्पशन को स्टार्ट करने से पहले आपके खाते में, आपके डीआरआर अकाउंट में टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का 10% होना चाहिए। तो पहले ये बताइए, टोटल डिवेंचर हैं 7.5 लाख, इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा 75,000। तो 75,000 डीआरआर खाते में होना चाहिए रिडम्पशन स्टार्ट करने से पहले। आपके खाते में डीआरआर में है कितना, अभी 25,000 है, तो 50,000 आपको और ट्रांसफर करना पड़ेगा डीआरआर अकाउंट में, तभी आप रिडम्पशन स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, आप कितना रिडम्पशन कर रहे हो बेटा, पूरे के पूरे डिवेंचर का रिडम्पशन कर रहे हो 31 मार्च 17 को। इसका मतलब 30 अप्रैल 2017 तक, 30 अप्रैल 2017 तक आप जितना रिडम्पशन कर रहे हो यानी 7.5 लाख का रिडम्पशन कर रहे हो, तो 7.5 लाख का
15% के आपको इन्वेस्टमेंट परचेज करना पड़ेंगे। तो ज़रा एक बार देख लीजिए, 7.5 लाख का 15%, क्या आपने इन्वेस्टमेंट खरीद रखा है? एक बार ज़रा देख लेते हैं। 7.5 लाख इंटू 15%, 1,12,500, और इन्वेस्टमेंट है कितने? 1,12,500। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट तो आपने खरीद रखे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होते 1,05,000, तो 7,500 के इन्वेस्टमेंट आपको और खरीदने पड़ते 30 अप्रैल 2017 तक। यानी करंट ईयर में जितना रिडम्पशन करने जा रहे हो उसका 15% आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जो इन्होंने कर रखा है पहले से ही, तो आपको अब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट खरीदने पड़ते तो किस डेट को खरीदते? वैसे तो 30 अप्रैल तक खरीदना थे, लेकिन हम कहेंगे जो साल का पहला डेट होता है ना, आप पहले डेट को ही खरीद लो। पहले डेट को ही आप डीआरआर में ट्रांसफ़र कर दो और पहले डेट को ही आप इन्वेस्टमेंट खरीद लो। और 31 मार्च को ये बैंक बैलेंस दे रखा है। अब आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। एक तो डिवेंचर अकाउंट, एक डीआरआर अकाउंट, एक डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एक बैंक अकाउंट, एक डिवेंचर होल्डर अकाउंट। यानी इतने अकाउंट आपको बनाने हैं। टोटल मिलाकर 5 अकाउंट बनाने के लिए आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, 5 अकाउंट। चलिए शुरू करते हैं। 5 अकाउंट। क्वेश्चन नंबर है 5, और इस 5 नंबर क्वेश्चन में 5 अकाउंट ही बनाने हैं। पहले डिवेंचर्स अकाउंट, एक 4/17 बाई बैलेंस बीडी कितना है? 7,50,000, 750। दूसरा बनेगा डीआरआर अकाउंट, यानी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। पहले जितने अकाउंट बनाने के लिए बोला है वो सब बना लेते हैं। सबसे पहले 1/4/17 को पहले बाई बैलेंस बीडी कितना दे रखा है वो देख लीजिए। अभी 25,000 दे रखा है, तो जितना दे रखा है पहले वो लिख लीजिए। डीआरआर इन्वेस्टमेंट, अच्छा, इन्वेस्टमेंट असेट है तो उसका बैलेंस डेबिट होगा, तो 1/4/17 टू बैलेंस बीडी 1,12,500, 1,12,500 के इन्वेस्टमेंट आपने खरीद रखे। बैंक अकाउंट, अच्छा, बैंक का बैलेंस 31 मार्च 18 को ही दे रखा है आपको, टू बैलेंस बीडी, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव करने से पहले ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, इस पर एक इंटरेस्ट है। कितने परसेंट से? ये है 10%, तो 10% इन्वेस्टमेंट है ये, तो इस पर 10% इंटरेस्ट मिलने से पहले का अमाउंट दे रखा है 7.5 लाख। एक डिवेंचर होल्डर अकाउंट भी बोला गया है आपसे बनाने के लिए, जिसका अभी फिलहाल कोई बैलेंस तो नहीं होगा, लेकिन रिडम्पशन जब करोगे तो इसमें कुछ अमाउंट आएगा।
ये डिवेंचर होल्डर अकाउंट है। तो 4 अकाउंट के बैलेंस दे रखे थे। अच्छा, सबसे पहले डीआरआर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। आपको टोटल मिलाकर इस 7.5 लाख के डिवेंचर को आपको इस बार रिडीम करना है, 7.5 लाख को। तो इसी डेट को मैं 1/4/17 को ही बाई पीएनएल रिडम्पशन स्टार्ट करने से पहले आपको उसका 10% होना चाहिए, जिसमें से 25,000 तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो कितना आपको और ट्रांसफर करना पड़ेगा? 50,000। तो 7.5 लाख का 10% आपके डीआरआर में होना चाहिए, यानी 7.5 लाख का 10% 75 होना चाहिए। 25 ऑलरेडी है, तो 50,000 और ट्रांसफर करना पड़ेगा। अच्छा, आप इस ईयर के एंड में पूरे के पूरे 7.5 लाख का रिडम्पशन करने वाले हो, तो 7.5 लाख का 15% यानी 1/12,500 आपके डीआरआर इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए, वो है। तो आपको इन्वेस्टमेंट और खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक तो पहली रिक्वायरमेंट तो हमको यही देखनी होती है। सबसे पहला काम हमको क्या देखना है कि जितना रिडम्पशन करने वाले हो उसका 15% करंट ईयर के इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। क्या है? ठीक है। फिर जितना रिडम्पशन चाहे कुछ भी करने वाले हो, लेकिन टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का 10% आपके डीआरआर खाते में होना चाहिए रिडम्पशन करने से पहले। वो आपने पहुंचा दिया? जी, आपने पहुंचा दिया। पहले 25 था, 50 और पहुंचा दिया। ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो इंटरेस्ट रिसीव होगा बेटा, ये जो डिवेंचर इन्वेस्टमेंट है इसका 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर इसी डेट को होगा टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट। कितना? 1/12,500 इंटू 10%, ये हो जाएगा 11,250। 11,250 ये इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये जो बैलेंस है ये 31 मार्च का तो दे रखा है, बट बिफोर रिसीविंग इंटरेस्ट बोला है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। लिखा हुआ है कि देखिए, ऑन 31 मार्च 2018 बैलेंस एट बैंक वाज 750 बिफोर रिसीप्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट रिसीव करने से पहले था, तो इंटरेस्ट आपको रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं इन्वेस्टमेंट रियलाइज का मतलब बेच दिए एट पार का मतलब जितने के थे उतने में ही बेच दिए, मतलब 1/12,500 के थे, 1/12,500 में बेच दिए। तो इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और उसके बाद डिवेंचर का रिडम्पशन हो गया 10% प्रीमियम पर। तो पहले तो इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री। तो यहां पर 31 मार्च 2018 को बाई बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे सेल, कितने में? पार वैल्यू पर। तो पार वैल्यू जो है वो 1/12,500 है। चलिए, ये खाता बंद हो गया और बैंक अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा यहीं पर टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट। डीआरआर इन्वेस्टमेंट कितने? 1,12,500। इस वैल्यू में आपने डिवेंचर इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। अच्छा, अब रिडम्पशन होगा। तो बेटा रिडम्पशन की पहली एंट्री होती है डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। तो डिवेंचर अकाउंट में आ जाएगा 31 मार्च 18 को टू डिवेंचर होल्डर, जितने के आप रिडम्पशन कर रहे हो उसकी फेस वैल्यू। तो ये खाता भी बंद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब डिवेंचर होल्डर अकाउंट में आ जाइए। डिवेंचर होल्डर अकाउंट में यहां आएगा 31 मार्च 2018 को, पहले तो बाई डिवेंचर कितने? 7.5 लाख, और फिर जितना प्रीमियम है वो प्रीमियम भी यहां आ जाएगा बाई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्योंकि एंट्री होती है डिवेंचर अकाउंट डेबिट 7.5 लाख, फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट कितना होगा? 10%।
वो भी कितना है, 10% है, तो 75,000 हो गया। और फिर दूसरी एंट्री बनेगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां देखिए 31 मार्च 18 को टू बैंक डिवेंचर होल्डर का जो पेमेंट है वो आप कर दोगे। कितना पेमेंट होगा, ये 8,25,000 ये पेमेंट हो जाएगा उनका। ठीक है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,25,000, और बैंक अकाउंट में यहां पर आ जाएगा 31 मार्च 18 को बाई डिवेंचर होल्डर 8,25,000। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर हो गई। और बेटा अब आप बैंक अकाउंट का बैलेंस निकाल लोगे। बैंक अकाउंट का कितना बैलेंस होगा वो निकालिए 31 मार्च 18 को बाई बैलेंस सीडी। ये होगा बैलेंसिंग फिगर, देख लीजिए कितना होगा, कितना होगा वो देखिए। 7,50,000 प्लस 11,250 प्लस 112,500 माइनस 8,25,000, ये होगा 48,750। ठीक है, ये बैंक का बैलेंस बच गया 48,750। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट बंद, बैंक अकाउंट बंद हो गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बंद हो गया, डिवेंचर अकाउंट बंद हो गया, डीआरआर अकाउंट रह गया है। डीआरआर अकाउंट का जो बैलेंस होता है दैट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यानी रिडम्पशन के बाद जो डीआरआर का बैलेंस होता है दैट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो यहां पर आ जाएगा 31 मार्च 2018 को ये टू जनरल रिजर्व में चला जाएगा, टू जनरल रिजर्व। कितना, 75,000 ये जनरल रिजर्व में चला। ये बन गया बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। हो गया बेटा, लिख लिया सबने? ठीक है, आइए जरा अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा था, अब 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, 6 नंबर में है द फॉलोइंग बैलेंसेस अपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ कंपनी अनलिस्टेड कंपनी अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो मतलब एक अनलिस्टेड कंपनी है, ना तो ये एआईएफआई है, ना ही बैंकिंग है, ना ही एनबीएफसी है, ना ही एचएफसी है। इसका मतलब इसको डीआरआर बनाना पड़ेगा, यानी अनलिस्टेड कंपनी होना चाहिए अदर देन एनबीएफसी। कोई बैंकिंग कंपनी है, डीआरआर नहीं बनाना। कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, डीआरआर नहीं बनाना। कोई एनबीएफसी है, डीआरआर नहीं बनाना। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, डीआरआर नहीं बनाना। कोई लिस्टेड कंपनी है, डीआरआर नहीं बनाना। सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी को डीआरआर बनाना है। ठीक है, 31 दिसंबर 17 को इनका बैलेंस दे रखा है 6% डिवेंचर, मॉर्गेज 10,000, डिवेंचर 100 ईच। तो 10,000 इंटू 100, 10 लाख के इनके डिवेंचर हो गए। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 50,000 का इन्होंने बना रखा है। अच्छा, 10 लाख का है तो 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए होना चाहिए रिडम्पशन स्टार्ट करने से पहले। इन्होंने बना रखा है 50,000। ठीक है, तो 50,000 और बनाना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग एनी रिडम्पशन। इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट विद द शेड्यूल बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लीन 150 एट एन इंटरेस्ट रेट पर एनम रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। अच्छा ठीक है, तो 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप पूरे के पूरे 10 लाख रुपए की डिवेंचर रिडीम करने लगे तो उसका 15% आपकी डीआरआर इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। तो 10 लाख का 15% 1.5 लाख होता है, तो वो 1.5 लाख है आपके पास। ठीक है, बैंक में बैलेंस था इनका 9 लाख। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर 2017 ऑन फेब 28 2018। अच्छा, फरवरी 28 2018 को द इन्वेस्टमेंट रिलाइज एट पार एंड डिवेंचर वर पेड ऑफ एट 101 टुगेदर विद अक्रूड इंटरेस्ट। अच्छा, डिवेंचर का पेमेंट हो गया 101 पर, 100 का डिवेंचर है तो 1 रुपया प्रीमियम पर, और इंटरेस्ट जो 31 दिसंबर तक इंटरेस्ट पे हो चुका था, तो जनवरी और फरवरी 2 महीने का इंटरेस्ट और पे किया साथ में।
ठीक। राइट अप द कंसर्न लेजर अकाउंट एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शन, यानी बैंक अकाउंट को छोड़कर बाकी अकाउंट बनाना है। तो बाकी कौन से? डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट बोला नहीं है तो आप डिवेंचर होल्डर अकाउंट बना देना। ठीक है, ये अकाउंट बनाने हैं आपको। इग्नोर टैक्सेशन। आइए, वही 4-5 अकाउंट वैसे बनते हैं, बैंक अकाउंट बोला नहीं है तो 4 अकाउंट बना दीजिए। एक तो डिवेंचर अकाउंट, अच्छा 1/1/18 को ले लेते हैं। 31 दिसंबर 17 के बैलेंस दे रखे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर जाकर वो रिडीम हुए, तो 1/1/18 को बाई बैलेंस बीडी 10 लाख। DRR अकाउंट, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, एक 1/18 को बाई बैलेंस बीडी 50,000। DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसका बैलेंस होगा डेबिट। 1/1/18 को टू बैलेंस बीडी 150 गिवन है। अच्छा, एक डिवेंचर होल्डर अकाउंट बना देंगे। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, सबसे पहला काम होगा, आप 28 फरवरी 2018 को रिडम्पशन कर रहे हैं, तो पहला काम आपका ये होगा कि 1 जनवरी 2018 को ही ज़रा देख लीजिए क्या आपके खाते में 10 लाख का 10% DRR अकाउंट में है या नहीं। तो 10 लाख का 10% 1 लाख होता है, जबकि है 50, तो 50,000 और ट्रांसफ़र करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए 10 लाख का 10% माइनस 50,000 कितना हो गया? 50,000। अच्छा, इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, 10 लाख रुपए जो रिडीम करने वाले हो उसका 15% आपके DRR इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। क्या है? है। तो आपको इन्वेस्टमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं। अब रिडम्पशन। रिडम्पशन से पहले आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट जो पे करना है वो किसको? एंट्री बनती है डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, 2 महीने का इंटरेस्ट पे करना है, तो वो बैंक अकाउंट में जाएगा डायरेक्ट। अब बैंक अकाउंट में बना नहीं रहा तो इंटरेस्ट की एंट्री आएगी नहीं। ठीक है, यहां पर आप लिखोगे 28 फरवरी 18 को टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 10 लाख, ये खाता हो गया बंद। ठीक, इन्वेस्टमेंट आपने यहां पर 28/8 को बेच दिए। कितने के? 28/2/2018 को आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिए। ये हो जाएगा बाई बैंक, पार वैल्यू पर बेच दिए।
तो 1.5 लाख में इन्वेस्टमेंट भेज दी है, ठीक है। फिर डिवेंचर होल्डर अकाउंट में यहाँ आएगा 28/2 को बाई, एक तो आएगा डिवेंचर, कितना 10 लाख, एक आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 1% है, मतलब 101 पर है ना, तो 100 रुपये का पर 1 रुपया, तो 1% हो गया 10,000, और इसका पेमेंट हो जाएगा 28/2/2018 को टू बैंक, कितना 10,10,000, ये हो गया पेमेंट डिवेंचर होल्डर को। अच्छा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट बंद हो गया, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बंद हो गया, डिवेंचर अकाउंट बंद हो गया, बस एक खाता रह गया है डीआरआर अकाउंट। इसका बैलेंस रिडम्पशन के बाद हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं किस जगह, जनरल रिजर्व में, तो ये आ जाएगा टू जनरल रिजर्व। ठीक, कितना 1 लाख जी जी, ये आपका क्वेश्चन बन गया 6। बताइए, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बस ध्यान रखना है आपको कि रिडम्पशन स्टार्ट करने से पहले टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का 10% आपके डीआरआर में होना चाहिए, जितना ऑलरेडी है उसको छोड़कर बाकी ट्रांसफ़र कर लो। इन्वेस्टमेंट में 15% होना चाहिए, जितना रिडम्पशन कर रहे हो उसका, बाकी तो नॉर्मल एंट्री होती है। चलिए, आज आप लोगों को इतना ही मैं करवाता हूँ, इसको जितना भी पढ़ा है इसको रिवाइज करना है, ठीक है जी। चलिए।